आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30th जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। जय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बहुत पुरानी है, लेकिन रेडियो उड़ान पे हम पहली बार बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। सुपर 30 प्रोग्राम आपने बहुत जगह सुना होगा। आज हम बात करेंगे कि सुपर 30 फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज क्या है, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आप लोग इस सेंटर में कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि अब स्पेसिफिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए हमें सुपर 30 प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। आज हम बात करेंगे CSRL की डायरेक्टर मीनाक्षी शाही मैम के साथ। उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और हमारा पूरा फोकस रहेगा सुपर 30 प्रोग्राम के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश जी। सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप हमारी संस्था का नाम है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ऐड करते हैं, इसी से ये पता चलता है कि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं समाज के हर उस वर्ग के लिए जो कहीं ना कहीं से अपेक्षित है, तो और उसके लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। नाम जैसा है उसी पे हम काम कर रहे हैं। बताएं थोड़ा सा अपने सेंटर के बारे में, थोड़ा अपने बारे में। जी सर, तो मेरा नाम मीनाक्षी शाही है, जैसा आपने बताया। मैं डायरेक्टर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट हूँ, HR और कम्युनिकेशन भी देखती हूँ। सबसे बड़ा ओहदा जो मुझे लगता है मेरी लाइफ का है वो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक थे लेट मिस्टर SK शाही, उनकी मैं डॉटर हूँ और वो खुद एक विजनरी थे और हर उस बच्चे के लिए काम करना चाहते थे जो कहीं ना कहीं से पिछड़ा हुआ है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो या कहीं से डिसेबल्ड हो। खुद एक बहुत बड़े एक्सीडेंट की वजह से, जब मैं 10th में ही थी 95 में, उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से उनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, लिम्प करना शुरू कर दिया, पेन बहुत थी। बहुत से डॉक्टर्स ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की बात की, बट एक्सरसाइज और सेल्फ मोटिवेशन से उन्होंने खुद को मोबाइल रखा और काम करते रहे। 2008 में ये संस्था शुरू हुई जिसमें हमने प्रण लिया कि हम उन बच्चों के लिए, उस यूथ के लिए काम करेंगे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे स्पेशली, क्योंकि हम बात करते हैं कि प्रगतिशील कंट्री बनाना है, बट बहुत बड़ा हिस्सा समाज का वंचित रह जाता है बहुत से एक्सपोजर्स की वजह से। उन लोगों तक एक सुविधा, एक अपॉर्चुनिटी देना, ये हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू शुरू किया। 2009 में हमारी पहली सुपर 30 संस्था की स्थापना कानपुर में हुई, जिसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्पॉन्सर किया। इसमें हमने उन 30 बच्चों को रखा जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, बट हाँ, कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, समय भी नहीं था और इतना डेडिकेटेड कोई पढ़ा दे ऐसा माहौल भी नहीं था। तो रेसिडेंशियल सेंटर की स्थापना ही इसीलिए हुई क्योंकि बच्चा घर में बहुत सी चीज़ों से जूझता है, एक साथ पारिवारिक मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखना और साथ में पढ़ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक ऐसा माहौल जहाँ उसे फोकस्ड एनवायरनमेंट मिले, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले और अटेंशन मिले, ये सोचते हुए हमने रेसिडेंशियल सेंटर की स्थापना की थी। आज CSRL के ऐसे 30 सेंटर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हैं, खासकर उन जगहों पे जहाँ करना चाहता था,
जैसे कश्मीर में हमें खुद आर्मी ने कहा कि नहीं, ये संस्था होनी चाहिए, बच्चे IIT जाएं या NIT जाएं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि ये बच्चे कंस्ट्रक्टिव फ्यूचर की तरफ बढ़ें। तो वहाँ पे स्थापना हुई। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, असम में नौगांव जैसे छोटे जगहों पे भी शुरू किया। तो अभी हमारे 30 सेंटर्स में ऐसे बच्चे रह के पढ़ते हैं 1 साल, जिन्हें JEE और नीट की तैयारी करनी होती है और उनके लिए ये आखिरी मौका होता है। अब बात करेंगे कि हमने स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए क्यों सोचा। क्यों सोचना ही एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट सबको ही सोचना चाहिए। हमारे समाज में है और ऐसा कुछ भी नहीं किसी के पास गारंटी है कि आज हम स्वस्थ हैं, कल हमारे साथ क्या होगा ये हम नहीं जानते। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक पैरेलल सोसाइटी चल रही है और हम एक अलग सोसाइटी है। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी और हम कभी भी सोसाइटी के उस तरफ भी रह सकते हैं। तो अगर हमें जानकारी नहीं है, अगर हम इनके लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर साथ बढ़ना जो कहते हैं वो मुश्किल होगा। और सेम कंट्री, सेम सोसाइटी में हम साथ रहते हैं तो अलग सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे एक परिवार में अगर 3 बच्चे हैं और कोई एक कमजोर है, तो मेरे ख्याल से एक पेरेंट तो सबसे पहले उस कमजोर बच्चे के लिए सोचना चाहिए। उसके बारे में क्यों सोचा, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। तो उस नज़र से देखते हुए शायद देर से ही सही, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं थी, पर जानते हुए, समझते हुए और पिछले 6-7 महीने से हम सिर्फ इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम कितनी अच्छी तरीके से इन बच्चों को अपने पास रह के इनकी तैयारी करा सकें, एक जगह रह के, ताकि इनके डिफरेंट स्किल सेट्स पे काम किया जा सके। लेकिन फिलहाल JEE के लिए ही तैयारी कराएंगे, उसमें मैं भी आऊंगा सेल्फ उस पे। मोटिवेशन के लिए। जी जी बिल्कुल। सवाल क्यों सोचना चाहिए इसीलिए आता है क्योंकि आपने भी ये 20 साल बाद सोचा है और 20 साल 2 डेकेड हो जाते हैं। इसी की लड़ाई है कि क्यों इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी समाज इंक्लूसिव नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को? अब तो अवेयरनेस भी है कि एक टाइम हो जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करने में। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जो याद है वो बहुत लेट आती है? सर, उसका एक कारण जो मुझे दिखता है कि हमारे यहाँ भी बच्चे 1-2 आते थे, तो जब नंबर कम होता है, और मैं हमेशा चाहूंगी कि नंबर कम ही रहे, ज्यादा लोग ना बढ़े ऐसे सेक्शन में, बट 1-2 आते थे, तो वो जब कॉमन, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं उसमें अगर नंबर कम दिखता है तो शायद इग्नोरेंस एक फैक्टर बन जाता है। हमारे समाज में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्टिव नहीं है, तो अगर इंटेंशन है तो भी हम कितनी बार नहीं काम कर पाते, कि हमें लगता है कि हम इंफ्रा के लिए ही तैयार नहीं है अभी। हम एक कॉमन हॉस्पिटल में ले जाए ना सर, अगर किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाना पड़े या अगर हम हार्ट का चेकअप करा रहे हैं, तो उसका शॉप जो होता है वो बेसमेंट में होता है, जबकि एक ज्वेलरी शॉप ग्राउंड फ्लोर पे होती है और चौड़ा सा दरवाजा होता है जिसमें आदमी आराम से जा सके। पर कान के डॉक्टर के पास आप जाएंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड, पैर का नहीं दिखाए जाएंगे, तो उनके लिए सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, जबकि वहाँ सिर्फ पेशेंट जाते हैं। तो पूरे समाज की ही मेंटालिटी थोड़ी सी उस तरफ नहीं है, जिसका बहुत शोक भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जैसे जैसे हमने खुद फील किया वैसे वैसे देखते गए कि नहीं, इसमें अगर जब तक हम हर किसी के लिए काम नहीं करेंगे तब तक लोग सोचेंगे ही नहीं। तो वो सोच तो सर वहीं से शुरू हो जानी चाहिए, और इस बात का दुख है कि लोग जल्दी नहीं सोच पा रहे, और जब तक इंक्लूजन नहीं होगा तब तक देरी ही होती रहेगी। बेहतर है हम इंक्लूड करके ही चले। और सर ऐसा नहीं है कि हमने 20 साल बाद सोचा, डेडिकेटेड सेंटर जरूर अलग से सोच रहे हैं, और वो भी ये देखते हुए एक्सपीरियंस ये हुआ कि नहीं ठीक है, 1-2 जो आ रहे हैं शायद उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, या पता नहीं उन तक हम पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है, अब हम डेडिकेटेड करेंगे, और डेडिकेटेड कि वो बच्चे कंफर्टेबल हो पाए और हमें भी पता हो कि कितना डेडिकेटेड एफर्ट डालना है। बिल्कुल। अब हमें बताएं कि ये सुपर 30 प्रोग्राम जो पर्टिकुलरली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है, ये क्या है? जी सर, इसमें प्रोग्राम सेम है कि हम JEE और नीट की तैयारी कराएंगे, JEE की स्पेशली पहली साल में, जिसमें हम उन्हें रख के पढ़ाई कराएंगे।
तो पहले हमें ये जानना है कि किस तरह के बच्चे अप्लाई करेंगे, किस तरह के उनकी नीड होगी और उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे। तो ट्रेनर्स उसके अकॉर्डिंग होंगे। कोर्स मॉड्यूल लंबा होगा ताकि टाइम हमारे पास रहे। अगले साल 2028 में जो बच्चे जेई देंगे, हम उनके लिए ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट शुरू होगा 2027 के बोर्ड एग्जाम्स के बाद। जैसे ही बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, फिर हम उन्हें अपने साथ रख के 1 साल उनके साथ काम करेंगे, उनकी तैयारी कराएंगे एंड ताकि उनका एडमिशन प्रीमियर कॉलेजेस, IIT, NIT जैसी जगहों पे हो। सिर्फ यही नहीं कि एडमिशन हो, उन्हें वहाँ क्या स्कॉलरशिप मिलती है, किस तरह का उन्हें सपोर्ट चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। अगर हमने तैयार किया और क्लियर किया है तो रिटेन भी करें उस कॉलेज में, वहाँ दिक्कत नहीं हो। और कैसे हम उनको फेलिसिटेट कर पाए, इसके लिए भी हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो कि ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है बाकी बच्चों के लिए। अभी हम इनके लिए डेडिकेटेड उस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं कि कितनी सीट्स हैं, कहाँ पे एलिजिबिलिटी है, क्या काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, कौन से जगह पे किस ब्रांच इनके लिए अच्छा होगा, कहाँ काम करना इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, उसको नजर में देखते हुए तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि ये सेंटर कहाँ पे होगा, एक क्या इसके लिए कोई चार्जेस देने पड़ेंगे बच्चों को, क्या ये किसी डिसेबिलिटी स्पेसिफिक है कि सिर्फ आप ब्लाइंड को लेंगे या लोकोमोटर डिसेबल्ड को लेंगे, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो जेई मेन के लिए जाएगा वो अपना करियर स्टेक पे लगाने जा रहा है, तो वो क्यों आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करे, वो क्यों किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के पास ना जाए? जी, पहला सवाल, ये नोएडा स्थित होगा। दूसरा, कोई चार्जेस के लिए नहीं होगा। तीसरा, नहीं, ये सभी प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए हम सोच रहे हैं। क्यों हमारे पास आएगा, ये उसकी चॉइस होगी। हमारा जो रिकॉर्ड है वो ओवरऑल, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री से करेंगे, अभी मैं एकेडमिक और रिजल्ट ओरिएंटेड पहला जवाब दे रही हूँ कि पहला एक कंसर्न स्टूडेंट का होता है, जो आपने भी कहा आखिरी साल है उसके लिए स्टेक पे लगा रहा है, तो उसका सबसे पहला होता है कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा। हमारा रिजल्ट पिछले इतने सालों में 88 से लेके 92% तक रिजल्ट हमने दिया है। इसका मतलब इतने बच्चे जेई मेन एडवांस क्लियर करते आए हैं, जो कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कंपेयर करेंगे तो ये नंबर मैच नहीं करता। इसका रीज़न है, इस पे हार्वर्ड ने भी केस स्टडी लिखी है रिसर्च करते हुए 3 साल की, ये रिजल्ट नहीं आता। दूसरा सबसे अहम, ये रेसिडेंशियल मेंटोरिंग होती है और CSRL का USP है पर्सनल कनेक्ट हर स्टूडेंट से बनता है। हमारे 10 बैचेस नहीं होते अनलाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारा अगर 10 बच्चे आए, 20 बच्चे आए, तो पूरे साल वही 20 बच्चे होते हैं। नाम से, उनके हैबिट से पहचानना, ये हमारा USP है और उस पर काम करना। तो एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई उसको ठीक से पहचाने और उसकी ज़रूरत पे काम करे। बाकी सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ते हैं, लेकिन वीकनेस को समझ के आइडेंटिफाई करके हर स्टूडेंट पे काम करना, ये USP है। और ये हमारे लिए इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे बहुत सारे बैचेस नहीं चलते, हम एक बैच एक बार में करते हैं, तो सारा अटेंशन स्टूडेंट को दे पाते हैं। बिल्कुल। विश्वास सर एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। मैं बस बता सकती हूँ हमारे बारे में, स्टूडेंट्स को विश्वास उसको आने पे ही आएगा। तो नीट और जेई जी, ये 2 ही क्यों चुने, जबकि लोगों में बड़ा क्रेज रहता है UPSC करने का? एक बहुत बड़ा वर्ग है जो SSC और रेलवे बैंकिंग के लिए जाता है, तो आपका इंटायर जो फोकस है वो IIT और नीट पे ही क्यों है? जी सर। सर, इसका एक पार्ट आपने मुझसे ऑलरेडी पूछा कि ये फ्री है क्या। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, बट सर प्रोग्राम तो फंडेड है ना। ये स्पॉन्सरशिप कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें स्पॉन्सर करेगी। CSR का एक बहुत बड़ा पहलू है कि टैंगेबल आउटकम देखना, कि आज हमने अगर इन्वेस्ट किया है तो आप मुझे रिजल्ट कब दिखा रहे हैं। पहला, मैं फंडिंग की तरफ से बात कर रही हूँ, तो हम
कहते हैं कि सर 1 साल बाद ही आपको पहला रिजल्ट देखने को मिलता है। आज आपने फंड किया, पहला रिजल्ट ठीक 1 साल बाद आपको मिल जाएगा कि एक बच्चा जो कहीं नहीं था आज एक कॉलेज में है। तीसरा उसका दूसरा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है 3 साल बाद, जब वो एक इंटर्नशिप ले लेता है और उसकी सैलरी एक स्पेसिफिक इनकम आती है उसको, जो पहले नहीं थी। तीसरा जब वो फाइनली प्लेस होता है और अब उसकी फैमिली कैसे उसको ट्रीट करती है, ये इनटैंगिबल आउटकम्स में काउंट किया जाता है। यूपीएससी और एसएससी के लिए खुद भी बहुत चाहते हैं। मैं बिहार से हूँ और हमारे लिए पहला डिजायर ही होता है यूपीएससी और ये क्लियर करना। एग्जाम्स का ड्यूरेशन और अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट इज वन ऑफ द चैलेंजेस। इन बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हमें जॉब तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में और एसएससी में पॉसिबल नहीं होता। उसकी जर्नी बड़ी लंबी है। करना हम उनके लिए भी चाहेंगे। अगर हमें कोई फंडिंग पार्टनर्स इस तरह के मिल जाए जो इतना टाइम हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहें, तो हम जरूर। अभी यूपीएससी का रिजल्ट फिर से देर से आया, कुछ क्वेश्चन गलत हुए, कितनी बार रेलवे बोर्ड का, एसएससी बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो वो पूरा साल जो हम बच्चे को तैयार करते हैं वो वेस्ट जाता है। फिर वो बच्चा निराश हो जाता है, फिर उसको उसी तरह से तैयार करना। ये तब तो पॉसिबल है अगर हम पे कोई ट्रस्ट करके 2 साल हमें उसके लिए वक्त और पैसा जरूर दे। नहीं तो फिर जेई और नीट एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें एक रिटर्न हर इंटरवल्स पे पॉसिबल है। तो बाकी हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि एसएससी और बाकी चीजों के लिए भी करें। उम्मीद जरूर है, प्लानिंग भी है। अभी फिलहाल के लिए हमने सोचा एक तरफ से पहले शुरू करके रिजल्ट देख लें, फिर हम जरूर उस पे काम करेंगे। बढ़िया। क्योंकि हम इस समय इंटरव्यू कर रहे हैं जब नीट बहुत ही बॉइलिंग सब्जेक्ट है। नीट पूरे इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है, इंडिया के बाहर डिस्कस किया जा रहा है जी। कितना इम्पैक्ट पड़ता है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के ऊपर और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के ऊपर जब ऐसी न्यूज फ्लैश होती हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, और खास तौर पे जब आप सीएसआर के थ्रू ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो डिले होता है जैसे आपने बोला, और 12 महीने की जेन्युइन एक मेहनत रहती है बच्चों की जो जेन्युइनली पूरा साल तैयारी कर रहे हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे होते हैं। राइट। सो सर, सबसे पहला बात कि एक टेस्ट जब डिले होता है या कैंसिल होता है तो वो किसी की जिंदगी पलट दे, ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी बहुत लंबी और कभी ना कभी, लेकिन सबसे ज्यादा आघात लगता है उसके हिम्मत पे, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये बच्चे बहुत कुछ छोड़ के आते हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट से हटा के अपने यहाँ रखा है। जब वो चाय की दुकान पे बैठ रहा था और पेरेंट ने हमें कहा कि भाई आप इसे हटा रहे हैं, मुझे किसी को रखना पड़ेगा और वो मुझसे पैसे लेगा, तो हमने कहा नहीं सर 1 साल दीजिए, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उस बच्चे के लिए दोबारा हिम्मत करके फिर से समय लगाना, चाहे हम उससे पैसे नहीं ले रहे, समय सबसे बड़ा एक्सपेंस है जो वो हमारे साथ देता है। तो हम एक बहुत बड़ी हिम्मत तोड़ देते हैं ऐसे बच्चों की। पैसा या शायद चीजें दोबारा इकट्ठा करना आसान हो जाता है, पर हिम्मत दोबारा से जुटाना बहुत मुश्किल है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये बच्चे तुरंत एक करियर को देख रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, और एक एक दिन इनके लिए भारी होता है। अब उसमें ऐसी चीजों का होना इनके लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। बट ठीक है, मैं इसमें फंडिंग पार्टनर्स हमारे साथ दिया है उन्होंने। अभी जब कैंसिल हुआ तो बच्चे घर जा चुके थे, उन्होंने फिर हमें 1 महीने आगे रखने की परमिशन दी कि ठीक है बुलाइए, नहीं तो वो एक फ्लो टूट जाता है, तो आप बुलाइए, फिर से तैयारी कराइए। अब बात 1 महीने की थी इसलिए शायद मान भी गए। ये बात अगर 6 महीने की होती, 7 महीने की होती, तब दूसरा बैच कहाँ आएगा, उसको कहाँ रखेंगे, ये बच्चे कैसे तैयारी करेंगे, ये सब एक चैलेंज आ जाता है। तो दिखने में जितना आसान है कि एक पेपर हुआ और खत्म हो गया, उससे ज्यादा इम्पैक्ट हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट लेवल्स पे होता है। उसमें किसी की लेवल इतनी टूट जाती है कि वो अपनी जान तक ले लेता है। 7 बच्चे चले गए सर किसी घर के, बहुत बड़ी बात है और इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए सोसाइटी। हम कोशिश ये करते हैं कि हिम्मत जुटाए रखें
बट ये नहीं कह सकती कि ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रहता है, बहुत बड़ा आघात ज़रूर लगता है और बहुत अफ़सोस होता है कि इतनी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अगर इस तरह से काम करेंगी तो कैसे चलेगा। एक बहुत बड़ा सेगमेंट इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहा होता है आगे। बिल्कुल। राइट। CSRL 30 सेंटर कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमाम जगहों पे जी। क्या सबसे बड़े चैलेंजेस है रन करने में? अलग-अलग जगह अलग-अलग चैलेंजेस है। कश्मीर में बच्चों को लाना और एक सेटअप पे रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। लड़कियों को लाना कलकत्ता में इस तरफ की जेई में देखना एक अलग चैलेंज था। कितनी बार बच्चे नहीं आ पाते थे। फैकल्टी ऐसी जगहों पे पहुंचाना, क्योंकि फैकल्टी जनरली चाहते हैं शहर में हो ताकि हर तरह का बिजनेस उन्हें मिलता रहे। तो ऐसी जगहों पे फैकल्टी को पहुंचाना, अच्छे से अच्छे फैकल्टी को वहाँ रिटेन करना, एक ऐसे मैनेजर को जो 12 महीने हमारे साथ रेसिडेंशियल सेटअप में रहे। तो चैलेंज बहुत तरह के हैं, लेकिन चैलेंज से ज़्यादा सर सक्सेस जब मिलती है तो वो चैलेंज छोटा पड़ जाता है और हर साल हमने उसको ओवरकम करने के तरीके ढूंढने शुरू किए हैं। कोई भी काम कहीं भी कोई कर रहा हो चैलेंजिंग होता ही है, तो इट्स द सेम फॉर अस एज वेल। बट हाँ, फंडिंग अलग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि काम की इंटेंशन बहुत अच्छी हो, आप काम करना भी चाहते हैं, बट अगर आर्थिक सपोर्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हमारा बनारस में एक सेंटर था, बच्चे अच्छे थे, आए, रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, बट वो सडनली वो सेंटर हमें बंद करना पड़ गया क्योंकि फंडिंग मना हो गई वहाँ की। उन्होंने कहा इस बार हम थीम ही नहीं है हमें कि हम सपोर्ट करें, और ये हमें बहुत बाद में पता चला। तो पूरा सेंटर हमने चलाया, बच्चे रिजल्ट भी लिए, पर उसका हमारे पास कोई भी अमाउंट आया नहीं। तो इस तरह के चैलेंजेस CSR में 2-3 बार देखने को मिले हैं। गॉड हैज़ बिन काइंड इनफ कि हमने फिर भी आगे अपना कदम बढ़ाया है और उसी उम्मीद से आगे भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अगर नीयत अच्छी हो, इंटेंशन क्लियर हो और समाज के लिए कुछ करने की ठान ली हो तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। अब ये बिल्कुल बताएं सर। कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की आज हम बात कर रहे हैं, जो आप अपना सुपर 30 पहला बैच रन करेंगी, जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या किसी तरह की क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया है? कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया है? कुछ एज का क्राइटेरिया है? कुछ इकोनॉमिक बैकग्राउंड का क्राइटेरिया है? क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं? और ये बात लिसनर्स आप बहुत क्लियरली समझ लें कि हम बात कर रहे हैं कि 2027 में आपको कोचिंग करवाई जाएगी 2028 के एग्जाम के लिए। तो आप आज से ही एनरोल कर सकते हैं ताकि एक डेटा मेंटेन हो, पता चले कौन कौन इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये तुरंत अगले साल के लिए नहीं है, 2027 के लिए। जी मैम, अब बताइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर ये बच्चे जो हमारे पास आएंगे ये 27 में 12th पास कर चुके हो, 27th में ये बोर्ड दें, ये पहली एलिजिबिलिटी है। बोर्ड वो कोई भी हो सकता है, CBSE या स्टेट बोर्ड। CBSE की एलिजिबिलिटी 75% है, जो हमारी नहीं, JEE की एलिजिबिलिटी है फॉर अ जनरल कैंडिडेट। तो 75 एंड अबव एनीथिंग इज गुड। अगर वो स्टेट बोर्ड से है तो वो टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए। अगर उसने 12th किया है नेक्स्ट ईयर तो एज का लिमिट नहीं है, फिर वो उसी के हिसाब से चलते हैं। 12th उस साल करना चाहिए उन्हें बस नेक्स्ट ईयर। इकोनॉमिक क्राइटेरिया अभी हमने नहीं किया है। 8 लाख से 10 लाख उनकी पारिवारिक आय हो सकती है साल की, उससे कम तो मोस्ट वेलकम है। उससे ज़्यादा के लिए अगर कोई है, इंटरेस्टेड है, तो वो रजिस्टर कर ले, हम इंटरव्यू लेके उसके बाद उसे बता पाएंगे। फिलहाल के लिए 8 लाख और उससे कम के बच्चों के लिए हम काम करेंगे। जो बच्चे अगले साल किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्कूल से हो, मिनिमम उसका एलिजिबिलिटी 12th पास करना PCM या PCB के थ्रू ज़रूरी है। PCM ज़रूर होना चाहिए उनके पास एज सब्जेक्ट, तभी JEE वो अपेयर कर पाते हैं। ये क्लियर कर दीजिए PCM और PCB। PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके पास 11th एंड 12th में होना चाहिए फॉर अपियरिंग फॉर JEE, एंड फॉर NEET एग्जाम्स इट इज
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथ्स नहीं होता नीट में। बिल्कुल। जो भी बच्चे इस फील्ड से हैं, इंटरेस्टेड हैं, अगले साल वो 28 में अपीयर करना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल हैं हमारे यहाँ के लिए। रजिस्टर कैसे करना है? रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट एड्रेस है www.csrl.in। इस पे वो रजिस्टर कर सकते हैं। अभी 20 दिन के अंदर अंदर हमारे वेबसाइट रजिस्ट्रेशंस खुल जाएंगे एंड स्टूडेंट्स, इनके लिए एक अलग सेक्शन होगा जिसमें ये बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। कोई फोन नंबर जहाँ पे किसी को अगर कोई डाउट है, अपनी बात करना चाहे? फोन नंबर जिस पे स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 6306220598। मैं रिपीट कर रही हूँ, 6306220598। शिवम शर्मा है ये। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोशिश करें 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कंफर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। ये बैच हमारा आपके अगले साल जिस महीने में आप बोर्ड देते हैं अप्रैल में, उसके बाद हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेट। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा वो भी आप अपनी बात रख सकती है, और क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? सर, जेई एक ऐसी फील्ड है जिसमें बच्चा सबसे पहले ये सोचता है कि ठीक है पढ़ाई फ्री में हो जाएगी, फिर कॉलेज में कैसे फीस दी जाएगी, वहाँ कैसे सपोर्ट होगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी अरेंज करती है। हमारे टाई अप्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, तो उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ठीक है फिर ब्रांच चूज करेगा, जो यहाँ पे रहेगा तो उसकी मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल, बेसिक फैसिलिटी हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका जो स्टे हो वो बहुत हैम्पर नहीं हो। लीव नहीं होता है 11 महीने के अंदर, बट तैयारी ऐसी कराई जाती है कि वो क्वालिफाई करें। पेरेंट्स बच्चों से मिलने आ सकते हैं जब भी आना चाहते हैं इस रेजिडेंशियल सेंटर पे, बट बच्चे घर ऑफन नहीं चाहते। एक करियर और एक मेजर सेक्शन खाली रह जाती हैं सीट्स आईआईटी जैसे कॉलेजेस में भी, तो दरवाज़ा नॉक किया जा रहा है। एक बार आप बोलिए, ज़रूर आइए और एक स्टेबल करियर की तरफ, स्केलेबल करियर की तरफ अपना पहला स्टेप ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू दानिश जी फॉर स्प्रेडिंग दिस वर्ड to each and every individual who would want to look up to us for a career in engineering. बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग अबाउट इट, एंड इट इज मच रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज वी आर डिस्कसिंग कि बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। समय बदल रहा है और नए एवेन्यूज खुल रहे हैं। दोस्तों, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो आईआईटी में जाना चाहते हैं। तो सभी डिसेबल्ड के लिए ये ओपन है। बाकी जो आईआईटी में जानी में रिलैक्सेशन होता है मार्क्स का पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, वो तो रहेगा ही। तो इसका अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो बेनिफिट लीजिए और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम फॉर टॉकिंग टू अस एंड शेयरिंग दिस entire information with us. Thank you so much, sir. Thank you for your time. And let us together bring a much change that is desired. आपने सही कहा, देर आए पर दुरुस्त आए, और आगे ऐसा करते रहें और एक्सपैंड करते रहें, ये ज़रूरी है। धन्यवाद। बिल्कुल। तो इसी के साथ लिसनर्स दीजिए इजाजत। सुपर 30 फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शुरू हो रहा है CSRL द्वारा नोएडा में। अगर आप जी मेंस जहाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ईमेल आईडी, वेबसाइट और फोन नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। याद फिर से रहे, हम बात कर रहे हैं 2028 की। 2027 में जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम पास करते हैं तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आप
जैसे मैडम ने बताया कि 20 दिनों में रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी, अपना स्लॉट वहां पे बुक कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServe, financial planning for everyone without barrier.